हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस.के. यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मानस स्टडीज़ देहरादून के अंदर। डियर, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी एक जिज्ञासा बताते हुए हमसे पूछा है कि सर मुझे 2025 का नीट क्रैक करना है और मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, उन्हीं सब प्रश्नों को सुनते हुए हमने डिसाइड किया क्यों ना चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि अगर आपको 2025 का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसी करनी पड़ेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करना है, कहाँ ज़्यादा फोकस नहीं रखना है, कहाँ ज़्यादा फोकस रखना है, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम को अपना बेस बना के चलते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की एक तैयारी करना आप शुरू करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, हमारी जो एग्ज़ाम है वो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है। अब अगर बहुत सारे बच्चों से आप पूछते हैं, तो उनसे अगर पूछा जाए कि बेटा मान लो आपका नीट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, तब बोलते हैं सर मैं बीएससी कर लूँगा, मैं ये कोर्स कर लूँगा, मैं वो कोर्स कर लूँगा। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमने ये क्यों नहीं कहा कि नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा नीट ना हो। ठीक है, मेरा मेन प्रायोरिटी क्या है, नीट है, ऐसा बहुत कम स्टूडेंट बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी एग्ज़ाम की, वो आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। एक चीज़ बताई जाती है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, जिस चीज़ को आप ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं आपका ब्रेन उस चीज़ को अवॉइड करने लगता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम को वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। और जैसे आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सोचा था कि मुझे किसी भी तरह से अपना बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास करना है, ठीक उसी तरह से आपको नीट के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फोकस बनाना पड़ेगा और ये डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं मेरे लिए सिर्फ यही एग्ज़ाम है, मुझे यही क्रैक करना है, मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता, केवल यही एग्ज़ाम मायने रखता है। तो बस इसी चीज़ के लिए सबसे पहले तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये पेपर देना है, मेरी पूरी फोकस इसी चीज़ के लिए है, मैं यहाँ पर जो भी काम करूँगा अपने इसी पेपर को डिसाइड करते हुए करूँगा। तो यहाँ पर अब आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उसी चीज़ के लेके हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले क्या हम करेंगे और क्या नहीं करेंगे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्हीं चीज़ के ऊपर फोकस करना। सबसे पहली चीज़ आपको डिसाइड करना है कि एग्ज़ाम देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने स्टडी पूरी तरह से करनी है, पूरी लगन के साथ करनी है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। इसके बाद दूसरा, सोशल मीडिया। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको बच्चे गंभीरता से नहीं लेते, सोशल मीडिया, इसको अवॉइड करना। ठीक है, भूल जाना है कि आपका किसी भी सोशल मीडिया वाली वेबसाइट के ऊपर प्लेटफॉर्म के अंदर कोई अकाउंट भी है, बिल्कुल अवॉइड कर दो। ठीक है, आपने टाइम अपने लिए देना है। ठीक है, अपने एग्जाम के लिए देना है। क्या अवॉइड करना है, फंक्शंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि आप फंक्शंस को जब अटेम्प्ट करते हैं तो आप थोड़े टाइम के लिए भटक जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं आप जिंदगी भर किसी से संबंध मत रखें, नहीं, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता तब तक की बात है। इसके अलावा टाइम टेबल बनाना है, अपने लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अपने लिए आपको खुद को जागरूक करने के लिए, अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। अवॉइड टीवीज, मूवीज। ठीक है, आपको टीवी और मूवी को अवॉइड करना है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे कुछ समय के लिए, जब तक कि आपका
एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता। इसके अलावा हेल्थ के लिए आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ना है। अगर बीमार पड़ेंगे आप तो जाहिर सी बात है आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ पे ध्यान देना है आपने, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो आपको हेल्दी ना बनाए। देखिए, एक स्टूडेंट अच्छा वही बन सकता है जो हेल्दी भोजन करता है, जो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देता है, मेडिटेशन करता है या फिर एक्सरसाइज करता है। इन चीज़ों को भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप सोचें कि भाई मैंने तो मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, मुझे लिए सब कुछ मायने नहीं रखती। ऐसा नहीं है। आप अगर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो उसके लिए भी आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, तो फिर स्टूडेंट जीवन में क्यों नहीं। तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, बीमार पड़ जाएंगे, एग्ज़ाम रखा रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको अवॉइड ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करिए, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम यहीं पे सबसे ज़्यादा ख़राब होगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी मैंने बताई हैं, टिप्स मैंने आपको ऐसी बताई हैं, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने बता दिया, स्टडी, पर्सनल टाइम, टाइम टेबल और हेल्थ। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया यहाँ पे सोशल मीडिया छोड़ना है, फंक्शंस को छोड़ना है, आपको टीवीज़ और मूवीज़ को छोड़ना है, साथ ही साथ आपको ट्रैवलिंग को भी अवॉइड करना है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब ये जो मैंने बताया है, स्टडी, पर्सनल टाइम, टाइम टेबल, हेल्थ, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्टडी, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए, हमारे पास में स्टडी को प्लान किया जाता है एक तरीके से, और अगर आप उस तरीक़ों को फॉलो करते हो तभी आपके पास में एक अच्छे मार्क्स गेन होंगे, एक अच्छी रैंक मिलेगी। देखो, आप देखते हैं कि हर साल हमारे पास नीट के लिए थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, लैक्स ऑफ स्टूडेंट लगे रहते हैं। और आपने देखा था कि इस बार तो रिकॉर्ड ब्रोकिंग हमारे पास में रजिस्ट्रेशन हुआ था। अराउंड 30 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था फॉर द नीट एग्जामिनेशन। तो आप सोचिए कि हमारे पास इतना ज़्यादा नंबर है, लेकिन क्वालिफाइंग कितना करेंगे, कितने लोगों को मेडिकल सीट मिलेगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप सोचिए, हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है, थाउजेंड्स में नंबर है और लैक्स में हमारे पास में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो क्या सब लोग क्वालिफाई कर जाएंगे? नहीं। आपको पता है, सिर्फ क्रीम लेयर हमारे पास आती है। अब क्रीम लेयर में भी अच्छे मेडिकल कॉलेज उन्हीं को मिलते हैं जिनकी रैंक बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा हम क्या करें कि रैंक हमारी बहुत अच्छी है। तो उसके लिए हम लेके चलेंगे रैंकिंग पोर्टफोलियो, कि हमारे पास रैंक कैसे प्रिपेयर करते हैं। रैंक का हम लोग यहाँ पर एक रोड मैप तैयार करेंगे। तो हम देखेंगे रैंकिंग रोड मैप। अब ये जो रैंकिंग रोड मैप है, ये केवल बायोलॉजी के लिए नहीं है कि आप सोचें कि सर तो बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो सर खाली रैंकिंग रोड मैप बताएंगे बायोलॉजी के लिए। नहीं, मैं रैंकिंग रोड मैप बताऊंगा आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, चाहे ऑफकोर्स बायोलॉजी हो, मेरा सब्जेक्ट। लेकिन आप सभी के अंदर अगर इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से पेपर ना केवल क्वालिफाई होगा, बल्कि आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी और आप भी एक रैंक गेनिंग स्टूडेंट कहलाएंगे, ना कि जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो स्टडी है उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको करना है लेक्चर्स। देखिए, बच्चों के अंदर ये बड़ी एक ईगोस्टिक थिंक आ जाती है कि भाई लेक्चर्स की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो ऑलरेडी एनसीईआरटी है, मुझे ज़रूरत ही क्या पड़ी है लेक्चर्स अटेंड करने की या फिर कहीं पे एडमिशन लेने के। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आपके पास में जो बुक है यही सब कुछ होती तो शायद आपको कभी टीचर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो आपको उस बुक को समझाने का तरीका भी तो टीचर बताता है। इसलिए कभी इस एटीट्यूड में मत रहिए, कभी इस ईगो में मत रहिए कि बुक है आपके पास तो आपको टीचर की आवश्यकता नहीं है, आपको लेक्चर्स की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपको लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। अब वो आपकी इच्छा है, आप ऑनलाइन अटेंड करिए या फिर आप ऑफलाइन ले सकते हैं। तो लेक्चर्स आपको ज़रूर देखने हैं, लेक्चर्स आपको ज़रूर लेने हैं हर सब्जेक्ट के लिए। लेक्चर्स के बाद में फिर आता है आपका PYQs।
अब ऐसा नहीं है कि आपने लेक्चर्स ले लिया उसके बाद आप सोचे चलिए मैं तो सीधे बात करता हूं एग्जाम की। नहीं, एग्जाम से पहले आपको PYQs देखना है। PYQs क्यों देखना है? देखिए, हमें PYQ से ये पता चलता है कि किसी भी एक टॉपिक या किसी भी एक सब्जेक्ट या किसी भी एक सब्जेक्ट के चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। एग्जामिनर की थिंकिंग क्या है? देखिए, आप एग्जाम को सॉल्व करने से पहले एग्जामिनर की थिंकिंग को समझ लेंगे तो एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छे से होगा। कहते हैं ना, वॉर जीतने से पहले अगर आपने प्रतिद्वंदी की अपनी जो है सोच को समझ लिया तो आप वॉर वैसे ही जीत जाएंगे। तो इसलिए पेपर बनाने वाले एग्जाम का आपने माइंड समझ लिया तो आप खुद ही पेपर समझ जाएंगे और खुद ही पेपर को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए आपको PYQ सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपको पता चल सके कि पेपर का पैटर्न क्या क्या होता है और क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछा जा सकता है। इस पे फोकस करना है। इसके बाद NCERT। देखिए, हमारे पास में थाउजेंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म हैं जो क्लेम करते हैं हम नीट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराते हैं। थाउजेंड्स ऑफ आपके पास में पब्लिशर्स हैं जो बताते हैं मेरी ये बुक अच्छी है, मेरी बुक वो अच्छी है। सबसे अच्छी किताब आपके लिए क्या है? NCERT। NCERT हमारी मदर है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इसको नहीं भूलना है। NCERT पे फोकस रखना ही पड़ेगा। तो आपको NCERT को फॉलो करना है चाहे जो हो जाए। सबसे पहली प्रायोरिटी वाली बुक आपकी NCERT होनी चाहिए, ठीक है। अब NCERT आपके करेगी बेस क्लियर, और बेस क्लियर होने के बाद में फिर अगर आपकी इच्छा करती है नहीं मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा और सीखना चाहता हूं, तब जाके आप किसी बुक को किसी मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको NCERT ही पढ़नी पड़ेगी। कभी मत सोचिए कि मैं मॉड्यूल उठाऊंगा और पढ़ना शुरू करूं हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले NCERT, आपको पता तो चले कि जो आपका एग्जाम है उसका बेस क्या है। आपको बेस पता नहीं है, आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं लेकिन शुरुआत हमें यहाँ से करनी है। तो हमें बेस बनाते बनाते चलना है, और बेस कौन बनाएगी? हमारी NCERT। इसके बाद मॉक टेस्ट, फिर आपको देने पड़ेंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या होते हैं? मॉक टेस्ट वो आपकी टेस्ट सीरीज होती हैं जिनके अंदर आपका पार्ट सिलेबस या फुल सिलेबस, इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं उनको एक साथ एक्यूमुलेट करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्रिएट किया जाता है ताकि आपके अंदर एग्ज़ाम देने की हैबिट डेवलप हो सके, टाइम मैनेजमेंट आपका डेवलप हो सके, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट के बाद फिर आता है हमारे पास लास्ट प्रैक्टिस सेट, ठीक है। मॉक टेस्ट दे लिया, अब प्रैक्टिस सेट आते हैं आपके चैप्टर वाइज। जो चैप्टर वाइज आपका प्रैक्टिस सेट है आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। हर एक चैप्टर के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। उसका पैटर्न क्या हो सकता है वो समझना पड़ेगा। और जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट देखें तो कोशिश करिएगा कि उसके अंदर आपको अनसोल्ड पेपर प्रीवियस के मिल जाएं। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको भाई बहुत महंगी किताब की तरफ जाना है, आपने सोचना है नहीं भाई मेरे पास तो वो जो फलना कोचिंग वाला है वो बहुत अच्छी किताब देता है, ये जो पब्लिशर है इसकी बहुत अच्छी किताब है। बेटा, क्वेश्चन मैटर करता है, पब्लिशर या फिर आपकी किताब मैटर नहीं करती है, कोई आपका जो कोचिंग है वो मैटर नहीं करता। इस चीज़ की ना मैटर करता है कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं या नहीं है। तो आप जो PYQ है, अब वो आप मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो थोड़ा ठीक नहीं रहता है ऐसा काम करना। तो आप A कोचिंग का, B कोचिंग का, C कोचिंग का, D कोचिंग का, इन सब की अगर आप देखें तो बहुत महंगे महंगे आपके पास में मॉड्यूल आएंगे जिसके अंदर PYQs रहेंगे। वही चीज़ आपको मार्केट में जाके बहुत सस्ते दामों को मिल जाएगी। तो आपने PYQs अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से परचेज करना है। चैप्टर वाइज रहे वो, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो चैप्टर वाइज आपने लेना है और उस पर पूरा फोकस करना है। आप देखेंगे जब इस पैटर्न को आप थोड़ा फॉलो करते चलेंगे, आप लेक्चर्स को अटेंड करेंगे, आप PYQs को सॉल्व करेंगे, NCERT बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आप एक हैबिट को डेवलप करेंगे। और ये हैबिट होती है एग्ज़ाम क्रैकिंग हैबिट। बस इसी चीज़ को आप आगे बढ़ते रहिएगा। और यहाँ पर इन सब चीज़ों में एक चीज़ का और ध्यान रखना है, टाइम टेबल। अपनी स्टडी के लिए आपने टाइम टेबल जरूर बनाना है।
देखिए, हर स्टूडेंट का एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, एक कमज़ोर सब्जेक्ट होता है। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, बच्चे क्या सोचते हैं, मुझे इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। टाइम सबको देना है। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सको। अंतर किस चीज़ का होगा, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपका, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आप लेस टाइम दीजिए, लेकिन टाइम जरूर दीजिए, छोड़ना नहीं है। लेकिन जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट है, सबसे वीक सब्जेक्ट है, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, टाइम जरूर देना है, लेकिन तो आपने टाइम टेबल इस तरह से बनाना है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप टाइम दें, थोड़ा दें लेकिन जरूर दें, और जो वीक सब्जेक्ट है उसको मैक्सिमम टाइम दें आप। और इसी के साथ साथ आपने इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, इन चीज़ों पर भी फोकस करना है। और जब आप ये सब काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ हो जाएगा। कोई दूसरा तरीका नहीं है। ऐसा नहीं होता है जो एक बच्चा 720 में से 720 लेके आया है, उसने पैर ऊपर और सिर नीचे करके पढ़ाई करी है। नहीं बेटा, वो भी वैसी पढ़ाई कर रहा है जैसे आप कर रहे हैं। वो भी तो होमोसेपियन है जैसे आप होमोसेपियन है। उसके पास में ब्रेन उतना ही है जितना आपके पास है। बस उसने एक तरीका फॉलो किया है, एक मेथड का यूज़ किया है, जिसकी वजह से उसके रैंक बहुत अच्छी आ रही है और आपकी रैंक नहीं आ रही है। तो आपने इस रैंकिंग पैटर्न को, इस रैंकिंग प्लान को फॉलो करना है, और आप देखेंगे कि आपकी लास्ट में जब एग्ज़ाम होगा तो आपको खुद बहुत अच्छा महसूस होगा, और एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आउट होने से पहले आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि मेरा रैंक इतना आने वाला है, मेरे मार्क्स इतने आने वाले हैं, क्योंकि मैंने इतना सही पेपर किया है इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। ठीक है, तो आप जो है इसी तरह का पैटर्न फॉलो करिए। और एक गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे देने जा रहा हूँ। हम लोग इसी सब चीज़ों को देखते हुए YouTube के ऊपर अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पर एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम एंटायर बायोलॉजी को कवर अप करेंगे। और ये जो सीरीज़ है इसका नाम है आपका लक्ष्य 2025। लक्ष्य 2025। तो लक्ष्य 2025 सीरीज आपके लिए आ रही है, जो हम लोग जो है अगले वीडियो से स्टार्ट कर देंगे, जहां पर आपको एक कंप्लीट सीक्वेंस के अंदर बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के लेक्चर्स मिलेंगे। उसमें से कुछ आपको रिकॉर्ड की फॉर्म में मिलेंगे, कुछ लाइव लेक्चर्स में मिलेंगे, जिसमें हम अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट डिमांड कुछ चैप्टर्स को लाइव रिकॉर्ड करेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट रहेंगे मैं मीन टाइम में आपके साथ कनेक्ट करके उसको कंप्लीट कर सकूं और आपको डाउटफुल से अनडाउटफुल कंडीशन में ला सकूं। ठीक है, तो आशा करता हूं जितनी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी और आप इसको जरूर फॉलो करेंगे। आगे भविष्य में ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए मानस स्टडीज देहरादून के साथ। थैंक यू।